अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय क्लास टू ऑल ऑफ यू। आप सबका हमारी क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आ जाएं बेटा, ज्वाइन कर लें, फिर हम इसको शुरू करते हैं 1 मिनट बाद बस। ऑसिलेशंस के अबाउट। वालेकुम अस्सलाम हमदन, क्या हाल चाल है? आवाज़ ठीक है मेरी? क्लियर है सबको? इज माय वॉइस ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? आवाज़ क्लियर होनी चाहिए सबको, बिल्कुल। स्क्रीन शो होनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह भाई, मैं ठीक ठाक हूँ। कैसा है मौसम आप लोगों की तरफ? हमदन कहाँ से है? वालेकुम अस्सलाम। इंशाल्लाह अक्टूबर के बाद ही, नवंबर स्टार्ट में या मार्च में। जैकवाद से। सल्लल्लाहु पाक खुश रखे वासफा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी है वासफा आप? चले। वालेकुम अस्सलाम। बस ये मुझे वीक दें। अभी तो थोड़े से हालात खराब चल रहे हैं इन चीज़ों के। तो इंशाल्लाह इस वीकेंड में आपको मैं इन्फॉर्म करवा दूंगा। अब आज फिलहाल मेरे पास ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है। अक्टूबर के बिल्कुल एंड पे या नवंबर के शुरू में। जी हाँ, नहीं, पीडीएफ मैंने शेयर कर दी, आपको इंशाल्लाह आज मिल जाएगी। अच्छा तो बच्चों, ये हमारा कल का थोड़ा सा मैं रिकैप दे दूं। हम ऑसिलेशंस आपको पढ़ा रहे थे। और सिंपल हार्मोनिक मोशन, जो इसमें मेन क्या होती है, सिंपल हार्मोनिक मोशन वो मोशन होती है जिसमें एक्सेलरेशन जो है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन टुवर्ड्स द मीन पोजीशन हो। ठीक है। फिर हमने 3 सिस्टम देखे थे, मेन मेन 3 सिस्टम देखे। पहला, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बॉडी जो है वो सरकमफेरेंस में घूम रही है, लेकिन बॉडी का जो शेडो है वो लेफ्ट राइट माइनस एक्स प्लस एक्स में ऑसिलेट कर रहा होता है। लाइक आप ऊपर एक बल्ब लगा दें। इसकी मिसाल इस तरीके से है कि आपने ऊपर एक बल्ब लगा दिया। ठीक है। आपने आपने ऊपर एक बहुत हैवी बल्ब लगा दिया, और इसमें से रोशनी निकल रही है। ठीक है। तो बॉडी जब सर्कल में घूम रही है तो उसका शेडो आपको एक्स एक्सिस में, जहां पर जो है वो ऑसिलेट करता हुआ दिखाई देगा, कभी लेफ्ट कभी राइट। तो ये ऑसिलेशन हो जाती है, तो इसे हम कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और सिंपल हार्मोनिक मोशन का बड़ा खूबसूरत इम्तिजाज। इसके कुछ फार्मूले थे। एक्सेलरेशन का ये फार्मूला इसमें हमने आपको पढ़ाया। डिस्प्लेसमेंट एक्स का ये फार्मूला मैंने आपको बताया था। वेलोसिटी का बेटा आपको मैंने ये फार्मूला बताया था। और फिर हमने इससे कुछ एमसीक्यूज आपको करवाए थे। ठीक है मेरा बच्चा? अच्छा जी। और इसकी टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के 2 फार्मूले हमने आपको बताए थे। उसके बाद बेटा हमने अगला सिस्टम स्टडी किया था, स्प्रिंग मास सिस्टम। कि आपने एक मास को स्प्रिंग के साथ अटैच कर दिया। उसमें जो, वहां पर तो खैर बॉडी सर्कल में घूम रही होती है, तो उसके लिए तो ओमेगा यूज किया जाता है ना। यहाँ पर ओमेगा इसके बराबर होता है, ये आपने याद है, अंडर रूट किया अपॉन एम। और ये कंडीशन एसएचएम की प्रूव होती है, डेरिवेशन से आती है। आप इसको याद रखें। ये इसका टाइम पीरियड का और ये इसका फ्रीक्वेंसी का फार्मूला था। और हमने आपको ये अच्छे से करवा दिया था। ठीक है मेरा बच्चा? कुछ एमसीक्यूज किए थे हमने। फिर आपको सिंपल पेंडुलम, ये थर्ड हमारा सिस्टम था, सिंपल पेंडुलम का। इसका भी ओमेगा, इसका ओमेगा ये होता है, इसकी एसएचएम कंडीशन पूरी होती है, एसएचएम करता है, बट एंगल बहुत छोटा आप लेते हो उसमें। थीटा इज वेरी स्मॉल। तो ये आपके पास इसका टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का फार्मूला ये था। कुछ हमने इसके आपको एमसीक्यूज करवाए थे। और उसके बाद हमने एनर्जी देखी थी, एनर्जी क्या होती है। तो बेटा कॉर्नर पर, अगर आपको वैसे याद करने में मुश्किल हो रही है कि एक्सट्रीम पॉइंट पर एनर्जी क्या होगी, मिड पॉइंट पर क्या होगी, तो के का फार्मूला तो आपने एक बचपन से पढ़ा होगा, हाफ एम वी स्क्वायर। ये भी अगर आप याद कर लेते हो। वेलोसिटी, देखो एक्सट्रीम पॉइंट पर, यहाँ पर वेलोसिटी जीरो होती है, बॉडी रुकती है। यहाँ वेलोसिटी जीरो होती है, बॉडी एक टाइम के लिए रुकती है, फिर वापस जाती है। तो मतलब एक्सट्रीम पॉइंट पर के जीरो होती है। दरमियान में जो कि वेलोसिटी बहुत तेज होती है, इस वाले पॉइंट पर वेलोसिटी बहुत मैक्सिमम जा रही होती है, तो के मैक्सिमम होती है बस। और अगर आपको फार्मूले से देखना, इसमें इस सिस्टम के लिए फार्मूला ये होता है, तो आप यहाँ से भी निकाल के देख सकते हो। एमसीक्यूज फार्मूले से भी आ जाते हैं, कभी फार्मूला पूछ लिया जाता है कभी। तो ये मैक्सिमम है, एक्सट्रीम पर मैक्सिमम है, और मिड पॉइंट पर ये इसकी मैक्सिमम है, एक्सट्रीम पर मिनिमम है या जीरो है, जीरो है या मिनिमम है।
ठीक है मेरा बच्चा। तो ये कल का थोड़ा सा रिकैप हमने आपको दे दिया। टोटल टोटल एनर्जी कंजर्व होती है। ठीक है, चलिए। नहीं, अब तक जो है बच्चे सब ज्वाइन कर चुके होंगे। ठीक है बच्चों, तो हमने आपको टोटल एनर्जी के बारे में बता दिया था। ठीक है। सो मैं पॉइंट दोबारा लिख देता हूँ। दोबारा मैं पॉइंट आपको लिखवा देता हूँ। इसमें से एमसीक्यूज आ जाते हैं, आप लिख लो। एट एक्सट्रीम पॉइंट्स। ठीक है, एक्सट्रीम पॉइंट पर मेरा बच्चा आपकी, सोचो ना, जब बॉडी एक्सट्रीम पॉइंट पर है, कॉर्नर पर है, तो वहां पर रुकेगी, वेलोसिटी जीरो होगी। आप यूं सोच लो, एमसीक्यूज आता है। तो बेटा आपके पास काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो मिनिमम होती है या जीरो होती है, और पोटेंशियल एनर्जी आपके पास इसका उल्टा होती है, क्योंकि पोजीशन अब बढ़ गई है। मैक्सिमम होती है। और अगर मैं बात करूं मेरा बच्चा मिड पॉइंट की, अगर मैं मिड पॉइंट की बात करता हूं, तो मेरा बेटा मिड पॉइंट पर वेलोसिटी बड़ी तेज होती है ना, तो काइनेटिक एनर्जी जो होती है आपकी मैक्सिमम होती है। तो इसका उल्टा पी यहाँ पर जीरो हो जाती है। फार्मूले से भी आप देख लो, मैंने डिटेल में बता दिया, जीरो या मिनिमम होती है। ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट, आई एम टॉकिंग अबाउट एनर्जी इन एनर्जी इन ऑसिलेटरी सिस्टम्स। ऑसिलेटरी सिस्टम कौन कौन से बेटा? सिंपल पेंडुलम हो, चाहे वो सिंपल पेंडुलम हो, चाहे वो स्प्रिंग मास सिस्टम हो, या यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो। और टोटल एनर्जी बेटा, ये भी एमसीक्यूज आता है, ये तमाम पॉइंट एमसीक्यूज के लिहाज से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। टोटल एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड। कंजर्व मीन सेम रहती है। ठीक है, अगर मैं इसका आपको एक थोड़ा सा बता दूं ना, थोड़ा सा ग्राफ के जरिए आपको मैं बता दूं, तो आपकी आंखें खुल जाएंगी कि सर वाह, अरे ना करो सर ऐसी, रियली, रियली में ऐसा होता है सर? मैं बोलूँगा हाँ मेरा बेटा, रियली में ऐसा होता है, कसम खुदा की। वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। आजा ना तुम, तुम्हें कब से ढूंढ रहे हैं। ये मेरा बच्चा, एक ग्राफ सा है आपके पास, आपको दिखाई दे रहा होगा। आप देख लो इसमें, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है। टोटल एनर्जी जो सम होती है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट आप देख रहे हो, अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है, तो देखो डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो टोटल आपके पास यहाँ पर, आपके पास पोटेंशियल जीरो है, जबकि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है। सही है। और एम्पलीट्यूड यहाँ पर ये एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं। दीज आर एक्सट्रीम पॉइंट्स, एंड दिस इज ऑल्सो,
वालेकुम अस्सलाम बॉस, क्या हाल है? कैसे हैं? खैरियत? ठीक है बच्चों, तो ये आपके पास ग्राफ के जरिए इसको आप याद रख सकते हैं। इसमें से कुछ भी एमसीक्यूज आ सकता है। लाइक मैं अगर एक, हमने चैप्टर कल थोड़ा सा जल्दी खत्म कर दिया था, तो मैं आपको कुछ चीजें बताना भूल गया था, तो वो मैंने यहाँ पे कोशिश करती है बता दिया आपको मेरा बच्चा। जैसे ये एक एमसीक्यूज पास्ट पेपर का है। देखिए बच्चों। हाँ बच्चों बताइए। अरे इसमें तो आंसर ही मैंने दे दिया यार, शिट। तो बेटा क्या ऐसा करेक्ट ऑप्शन है? शाबाश बताएं। समझ आ रही है आप लोगों को इसकी? चले, अब क्या आपसे पूछना है मैंने। इन सिंपल हार्मोनिक मोशन द मीन, एट द मीन पोजीशन द एनर्जीज आर। तो बेटा आप देखो, मीन पोजीशन ये वाली पोजीशन है, आपको डायग्राम में दिखाई दे रही होगी। दिस इज द मीन पोजीशन। तो देखो बेटा, ये इसमें ये रेड वाला जो ग्राफ है ना, ये शो कर रहा है पोटेंशियल एनर्जी को, और ब्लू वाला काइनेटिक एनर्जी को। तो ब्लू वाला देखें मैक्सिमम है, यहाँ पर वैल्यू मैक्सिमम है, ठीक है। एनर्जी की वैल्यू, यहाँ पर एनर्जी की वैल्यू मैक्स है, और यहाँ पर एनर्जी जीरो है, ठीक है। तो इस तरीके से एमसीक्यूज आपके पास आते हैं। तो आपको जो है वो एमसीक्यूज का बारे में सही नॉलेज होना बड़ा जरूरी है। इज दैट क्लियर? अच्छा, चलो बेटा, इसके अलावा कुछ चीजें इस टॉपिक में बस ऑसिलेशन में तकरीबन खत्म हो गया। कुछ और थोड़ी सी चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा। ऑसिलेशंस होती हैं आपके पास, बॉडी लेफ्ट लेफ्ट राइट मूव कर रही है, जैसे पेंडुलम आपका मूव कर रहा है, स्प्रिंग मास सिस्टम। तो कुछ मेरा बच्चा फ्री ऑसिलेशंस होती हैं। फ्री ऑसिलेशंस क्या होती हैं? हेडिंग डाल लें। फ्री ऑसिलेशंस क्या होती हैं? फ्री ऑसिलेशंस क्या होती हैं बेटा? कि आपने स्प्रिंग को पकड़ा, आपने स्प्रिंग मास सिस्टम लिया, स्प्रिंग को पकड़ा, आपने खींचा, और उसके बाद आपने उसको छोड़ दिया। या आपके पास एक सीसा का झूला है, आपने उसमें किसी उसके बच्चे को बिठाया, और उस झूले में आप उसको, जो रस्सी वाला झूला नहीं होता, उसमें आपने किसी बच्चे को बिठाया और ले जाके छोड़ दिया, ठीक है। तो अब वो जो ऑसिलेशन वो ऑसिलेट कर रहा होगा, मैं इसको आपको लिखवा देता हूँ। व्हेन एन ऑसिलेटर इज, व्हेन एन ऑसिलेटर इज डिस्प्लेस्ड, डिस्प्लेस्ड एंड देन रिलीज्ड, एंड देन
तो फिर हमने रिलीज कर दिया उसको, तो वो इट विल बिगिन टू वाइब्रेट। इट विल बिगिन टू वाइब्रेट। ठीक है, वाइब्रेट करना शुरू कर देगा। तो अगर आप इफ नो मोर एक्सटर्नल, इफ नो मोर एक्सटर्नल फोर्स आर अप्लाइड, applied, then it is applied to the system. It is free oscillator. ठीक है, फ्री ऑसिलेटर में बेटा क्या होता है, आपका जो ऑसिलेटर होता है ना, वो टाइम के साथ साथ आहिस्ता 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 आहिस्ता, अगर मैं इसकी एक डायग्राम आपको बना के दिखाऊं, एनर्जी लूज करता जाता है और रुक जाता है। ठीक है, मतलब आपने एक बच्चे को बिठाया, ठीक है, उस बच्चे को आपने झूला दिया, तो पहले उसका एम्पलीट्यूड ज्यादा था, देख रहे हो, आहिस्ता आहिस्ता उसका एम्पलीट्यूड कम हो रहा है, क्योंकि आप एनर्जी अप्लाई नहीं कर रहे। जैसे आपने आपने रस्सी वाले झूले में किसी को बिठाया और उसको दूर ले जाके छोड़ दिया, अब वो जब झूला खाएगा आगे जाएगा पीछे आएगा, आगे जाएगा पीछे आएगा, वाइब्रेट करेगा आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, झूला रुक जाएगा। ठीक है, इससे हम कहते हैं ये प्रोसेस बेटा कहलाता है डैम्पिंग। व्हाट इज दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, ये जो आपने फ्री ऑसिलेटर में क्या होती है, डैम्पिंग। ये डैम्पिंग क्या होती है, ये ना इसका एम्पलीट्यूड कम होता गया है, ये बेटा कहलाती है डैम्पिंग। व्हाट इज दिस डैम्पिंग बेसिकली कॉल्ड, इसमें डैम्पिंग होती है मेरा बच्चा। और ये द डिसिपेशन ऑफ एनर्जी, द डिसिपेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम एन ऑसिलेटरी सिस्टम, which reduces which reduces, मैं भी आपको समझा देता हूँ, oscillations which reduces oscillations and amplitude over time। सही है मेरा बच्चा, ये कहलाती है डैम्पिंग। क्या आपने कोई भी सिस्टम है, मैंने आपको झूले वाली मिसाल दी, तो झूले वाली मिसाल भी हो सकती है बेटा, कोई भी सिस्टम हो सकता है कि आपने उसको एक बार ऑसिलेट करवा के छोड़ दिया। ठीक है, अब जब आपने छोड़ दिया ना, तो अब क्या होगा, अब क्या होगा कि वो मूव करेगा और आहिस्ता आहिस्ता एनर्जी लूज करता जाएगा, उसका एम्पलीट्यूड कम होते 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 वो रुक जाएगा। ये कहलाती है फ्री ऑसिलेशन, तो इसमें हो रही होती है डैम्पिंग। ठीक है, इस डैम्पिंग में से मुझे कुछ एमसीक्यूज पास में मिले थे, मैं आपको दिखा देता हूँ। थोड़ा सा वेट कीजिए।
एमसीक्यूज फ्रॉम डैम्पिंग आई नीड। अच्छा 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 अच्छा। बच्चा 1 मिनट रुक जाइए। तो बच्चों ये आपके पास एमसीक्यूज आपको दिखाई दे रहा होगा आपकी स्क्रीन पर। इसको देखिए जरा। डैम्पिंग अकर्स इन विच टाइप ऑफ मोशन। शाबाश, मुझे बताइए जी, मैं आपको ऑन कर देता हूँ। कोई सवाल है आप लोग मुझसे पूछ लें और इसका मुझे आंसर भी बता दें। डैम्पिंग किस में होता है बेटा? वेरी गुड, आसान एमसीक्यूज था। ठीक है, डैम्पिंग समझ में आ गया ना? भाई आपने आपने जैसे आपने एक पेंडुलम लिया छोटा सा, उसको ले जाके छोड़ दिया, अब वो आहिस्ता 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 वो रिपीट होते होते रुक जाएगा। यही तो डैम्पिंग कहलाती है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। क्या काम करना था? तो डैम्पिंग अकर से तो ये बच्चों, और अगर आप लोग फोर्स अप्लाइड करते रहते हैं तो फिर वो बन जाते हैं फोर्स्ड ऑक्सीलेटर। ठीक है, अगर आप मुस्तकिल फोर्स अप्लाई करते हैं तो फिर वो बन जाते हैं फोर्स्ड ऑक्सीलेटर्स। ठीक है, डैम्पिंग का होपफुली कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। एक और एमसीक्यूज मुझे मिला है, मैं जरा आपको करवा दूं। अच्छा तो बच्चों, ये तो देखिए एमसीक्यूज। सो टेल मी इट्स आंसर। बेटा इसका आंसर बताइए। डैम्पिंग इज अ प्रोसेस इन विच द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशंस। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड ऑल ऑफ यू, माशाल्लाह। और मैं क्या बोल रही हूँ बेटा, क्या कर दूं? स्लाइड ऊपर करूं? ठीक है, डिक्रीज ग्रेजुअली। द राइट आंसर इज स्क्रीन, डिक्रीज ग्रेजुअली। ठीक है, ये ले भाई, सही है। और इसके अलावा बेटा होता है फोर्स ऑसिलेटर, वो भी आप सबको आना चाहिए। मैं लिखवा देता हूँ। फोर्स में क्या होता है? व्हेन अ बॉडी ऑसिलेट्स बाय बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय एन एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स। इसको नोट कर लो आप लोग। व्हेन अ बॉडी ऑसिलेट्स व्हेन अ बॉडी ऑसिलेट्स, अब आप उसको बार बार फोर्स लगा रहे हो। ऑसिलेट्स बाय बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय, ये एमसीक्यूज बेटा बन सकता है। इन्फ्लुएंस्ड
by being influenced by an external, by an external periodic force. It is called forced oscillations. ठीक है, लाइक एक शीशा का झूला है। आपने एक रस्सी बांधी, दो रस्सियां बांधी, बीच में लकड़ी लगाई, बच्चे को बिठाया और उसको आपने झूला दिया। ठीक है, बच्चा आगे आप पीछे आया, आप बार बार उसको एक्सटर्नल फोर्स से दे रहे हो, तो अब वो झूलता रहेगा जब तक आप उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो। तो आप बाई फोर्स करवा रहे हो, तो इसमें कभी भी उसका एम्पलीट्यूड जीरो नहीं होगा, बल्कि वो जब तक आप उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाते रहोगे वो झूलता रहेगा, एम्पलीट्यूड यहाँ पर कांस्टेंट रहता है। ठीक है, आई होप ये बात आप क्लियर हो गई होगी कि इस फॉर्म में क्या होता है बेटा जी। इसको आप लोग ध्यान में रखो, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें क्लियर है आपकी। अब एक आखिरी चीज जो मुझे आपको समझानी है बेटा, वो है रेजोनेंस। वो क्या है मेरा बच्चा, रेजोनेंस। इसका भी एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ले लो, डेफिनेशन ले लो। ये क्या होती है, और ये तबाही जलजले वजले जो बिल्डिंगें गिरती है ना, कभी कभी पुल गिर जाते हैं, वो रेजोनेंस से होती है। अच्छा बेटा, क्या होता है ये, हर ऑब्जेक्ट की अपनी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है। ये जो हमने पेंडुलम का फार्मूला पढ़ा है ना, ये जो हमने पेंडुलम का फार्मूला पढ़ा है, उसमें मैंने आपको फ्रीक्वेंसी निकाल के बताई है पेंडुलम के लिए। क्या फार्मूला था पेंडुलम, इसके लिए फ्रीक्वेंसी हमने निकाली थी 1/2 पाई। अंडर रूट L/G/L, आई थिंक यही था, G/L। ठीक है, या मैं स्प्रिंग मास सिस्टम की बात करता हूँ अगर, एक साइड रह गई थोड़ी के बाद सब थोड़ा सा बाप बेटा कभी कभी चक्की है खत्म हो 1/2 पाई, साथ में आता था K/M, M/K/M, हाँ। इसको देख लेना, मैं गलती ना कर रहा हूँ। ठीक है, K/M। तो बेटा ये जो दो फार्मूले निकले हुए ना, ये बेसिकली कहलाती हैं इनकी नेचुरल फ्रीक्वेंसीज। दीज आर बेसिकली, ये कहलाएंगे इनकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी। ये इनकी कहलाती है नेचुरल फ्रीक्वेंसीज। सही है। लाइक मैं कहता हूँ, आपने एक पुल बनाया, कभी आप गौर से देखो, जो पुल होते हैं ना वो हल्के हल्के वाइब्रेट कर रहे होते हैं, तो उसकी अपनी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है। आपने एक बड़ी बिल्डिंग खड़ी की, बिल्डिंग की अपनी एक नेचर, हर चीज की अपनी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है। सही है। तो रेजोनेंस का क्या मतलब होता है, पहले इसकी डेफिनेशन लिख लो, फिर मैं आपको इंशाल्लाह अच्छे से समझाता हूँ ताकि चीज आप क्लियर हो जाए। इसके पहले डिफाइन कर लो। ऑसिलेशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, बेसिकली क्या होती है रेजोनेंस। ऑसिलेशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद,
मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। जैसे आप किसी बच्चे को झूला दे रहे हो, झूला दे रहे हो, हल्का हल्का आप लगा रहे हो जोर, वो हल्का, कभी आप उसको जोर से दो, बेचारा वो कहाँ ऊपर चला जाता है ना, वो डर भी रहा होता है, चीख रहा होता है, भाई स्लो, हल्की हल्की फोर्स लगाओ। तो उसको मैक्सिमम एम्पलीट्यूड तक कहाँ तक जाएगा, जहां पर वो तबाह हो जाए, ऐसे कहते हैं रेजोनेंस। तो ऑसिलेशन, किसी ऑब्जेक्ट की ऑसिलेशन विद मैक्सिमम एम्पलीट्यूड व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ, व्हेन द frequency of the applied force is equal to the natural frequency। ठीक है, ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रेजोनेंस। सही है। ठीक है बच्चे, तो ये बड़ी खतरनाक चीज है। एक पेरिस में, कहाँ पर, एक पूरा पुल, पुल से गाड़ियां जा रही होती हैं, तो वो जाहिर सी बात है वाइब्रेशन हो रही होती है। एक बार क्या हुआ कि वो पुल मूव कर रहा था लेफ्ट राइट, उसमें लचक थी। तो वो पुल की अपनी जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी थी, वो जो एक्सटर्नल गाड़ियां वगैरह चलती थी उसके साथ वो मैच कर गई। तो जब, तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से पुल टेढ़ा हुआ, और उसमें मैक्सिमम एनर्जी डिसिपेट होती है, वो फिर टूट टूट गया, तबाह हो गया। ठीक है। अक्सर औकात जब सोल्जर्स मूव कर रहे होते हैं ना, एक तो वो कर रहे होते हैं साथ साथ पाँव मार रहे होते हैं, इसे पता नहीं क्या कहते हैं, कोई टर्म यूज करते हैं। तो अगर सोल्जर्स वैसे चल रहे हैं और कोई पुल आ जाए, तो वो कहते हैं भाई अब नॉर्मल चलो, क्योंकि जब वो एक साथ मूव मारेंगे तो एक रेजोनेंस बन जाएगी, और फिर उससे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है, वो चीज़ गिर जाती है। जल्जिला भी जब आता है ना, तो उसका एक कहते हैं कि जल्जिले में अमूमन जो लंबी लंबी बिल्डिंग्स होती हैं वो गिर जाती हैं। ठीक है। बल्कि वो रुक जाती हैं, और छोटी बिल्डिंग्स जो होती हैं, वन एक दो फ्लोर, वो गिर जाती हैं। तो उसकी वजह रेजोनेंस ही होती है कि आपकी बिल्डिंग है वन एक दो फ्लोर की, और एक बिल्डिंग है 5 फ्लोर की, जलजिला आया, डेफिनेट जलजिला क्या होता है, वाइब्रेशन ही होती है ना, जमीन वाइब्रेट कर रही होती है। अब वो जो बिल्डिंग की नेचुरल फ्रीक्वेंसी थी और जलजे की फ्रीक्वेंसी मैच हुई, तो वो बिल्डिंग का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, वो बिल्डिंग गिर जाएगी। जहां पर नहीं मैच होती वो बच जाती है। ठीक है। तो हाँ, लेकिन जलसा बहुत तेज है तो फिर वो भी गिर जाती हैं। तो वो रेजोनेंस का मतलब ये है कि आप जो आप एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो, या इसकी मिसाल यूं लो कि आपने दो रस्सियां बांधी, नीचे आपने लकड़ी लगाई, बच्चे को बिठाया, आप झूला दे रहे हो, आप हल्की हल्की फोर्स लगा रहे हो। ठीक है। वो मूव कर रहा है उसकी अपनी, लेकिन जो उस झूले की जो अपनी नेचुरल फ्रिक्वेंसी है, वो आप लेंथ और पेंडुलम वाले फॉर्मूले से लगा सकते हो। उतनी अगर आप लगाना शुरू कर दोगे ना, तो वो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से जाएगा, और बच्चा जो है वो गिर जाएगा। ठीक है, या वो टूट जाएगा। तो ये रेजोनेंस का मतलब ये होता है। इज दैट क्लियर यहाँ तक? कोई सवाल है बेटा, आप लोग पूछ रहे हैं, मैं इसका कोई एमसीक्यू देखता हूँ। इफ आई फाइंड सम एमसीक्यू फ्रॉम दिस आई विल डेफिनेटली, लेकिन मुझे कोई एमसीक्यू मिला नहीं है। बट ये कॉन्सेप्ट बताना आपको बड़ा जरूरी था रेजोनेंस का। इसी के जो है वो uh, इसी डेफिनेशन में से भी एमसीक्यूज बन जाते हैं, तो आपको चीज आनी चाहिए। ठीक है। आई विल नॉट गो इनटू मच डिटेल ऑफ रेजोनेंस। ठीक है, हम डिटेल में नहीं जाएंगे इस रेजोनेंस के, बट इतना आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है जी, कोई सवाल बेटा आता है तो आप लोग प्लीज मुझसे पूछ सकते हैं। मैं जरा सा चैट ओपन कर रहा हूँ। टिल हियर इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी। एक फेज का सवाल भी था यार, वो बता दूं मैं आपको। एक मिनट रुक जाओ। एक फेज डिफरेंस का सवाल भी था। फेज आपको मैंने पढ़ाया नहीं है, लेकिन अब सवाल से आपको समझा दूंगा मैं। हाँ।
बच्चों ये एक एमसीक्यू जरा देख लो। ये टॉपिक मैं अलग से आपको मैंने बताना भूल गया, लेकिन इसमें आपको समझ में आ जाएगा। द क्वांटिटी थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी दैट स्पेसिफाइज द डिस्प्लेसमेंट एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन इन एसएचएम सिस्टम एज। तो ये क्या कहलाता है? एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, फेज या पीरियड? आसान अल्फाज में, जो मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट नहीं लिखवाया था, मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट लिखवाया था ना यहाँ पर। और एंगल में जो ओमेगा टी आ रहा था। तो ये कह रहे हैं कि बेसिकली जो ओमेगा टी है ये क्या है, ये क्या बताता है आपको? व्हाट दिस टेल्स? एनीबडी, एनी आइडिया? मैं जरा आपसे पूछ लेता हूँ व्हाट दिस मीन्स। तो बच्चों क्या बता रहे हैं ये? फेज, वेरी गुड। बेसिकली ये फेज एंगल होता है। फेज मीन कि उस इंस्टेंट पर जो वेव जा रही है, जो ऑसिलेशन, वो उसकी डायरेक्शन कहाँ पर है। ठीक है भाई, किसी इंस्टेंट पर उसकी जो जो है डायरेक्शन वेव की, कि उस मौके पर कहाँ पर है। तो बेसिकली ये उसकी ऑसिलेशन की डायरेक्शन बता रहा होता है। ठीक है, एट द मोमेंट कि वो फेज, इसे हम फेज एंगल भी कहते हैं, या इसको आप फेज भी कहते हो। ठीक है मेरा बच्चा, ये होता है। कहीं कहीं आपको ये ऐसा भी मिलता है, परेशान मत होइएगा। कहीं कहीं आपको ना, आप उसको चेंज करना ना फेज को, तो कहीं कहीं ऐसा भी मिलता है, एक्स नॉट कॉस ओमेगा टी के साथ वो फाई ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो ये पूरा आपके पास फेज फाई हो गया, ओमेगा टी, ये फेज एंगल आपके पास कहलाता है। ठीक है, तो आपने ज्यादा इसमें परेशान नहीं होना। जी बच्चे, क्यों आपने हाथ खड़ा किया? अब ऑसिलेशन में से बेटा एमसीक्यूज जो भी बनेगा आपने पेपर में ठीक दे के आना है। मैंने आपको काफी एमसीक्यूज भी करवाए हैं, और थ्योरी मैंने आपको अच्छे से करवा दी है। एनी क्वेश्चन टिल हियर? हम वेव शुरू करने लगे। जी ओ मैम बेटा। नहीं, अभी तो हमारा वेव स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, फ्री ऑसिलेशन में डैम्पिंग हो रही होती है। ठीक है, या उसको आप डैम्प ऑसिलेशन ऑसिलेशन भी कह सकते हो। जब आप जो फोर्स लगा रहे हैं और उसकी जो एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी मैच कर जाएगी। नहीं बेटा, एमसीक्यूज आपको मिल जाते हैं बहुत सारे। बेटा मैं एंड पे क्लियर कर दूंगा, ये डैम्पिंग वाले जो एमसीक्यूज की बच्चा पूछ रहा है। बेसिकली आपके पास ये डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला है। ठीक है, ये जब हम यूनिफॉर्म सर, कोई बच्चे इसको कंफर्म नहीं हो रहा, तो ये जब हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ रहे थे, जब मैंने आपको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ाया था सिंपल एसएचएम के साथ। ठीक है, तो वहां पर ये एक्स आपके पास आया था। तो बेसिकली ओमेगा टीज जो है वो आपको, आ, इसको हम फेज कहते हैं, कि फेज एंगल। अगर मैं आपको वह एक छोटी सी वेव बना के दिखा दूं ना मेरा बच्चा। ठीक है, जैसे मैं कहता हूँ बेटा ये आपके पास एक है, और आपकी यहाँ पर जीरो है। ठीक है, अगर आपको क्लियर नहीं हो रही तो मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। मैं क्लियर कर देता हूँ बेटा, परेशान ना हो आप लोग बिल्कुल। फेज, कुछ बच्चों को शायद फेज क्लियर नहीं हो रहा, तो मैं क्लियर कर देता हूँ। देखो मेरा बेटा, ये आपके पास ना एक है, यहाँ पर मैं कोई दो वेव बना रहा हूँ। एक वेव, एक वेव यहाँ से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, और दूसरी वेव स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो आप बेटा अगर गौर करें, तो ये है 0 डिग्री, ये 90 है। एक वेव स्टार्ट हो रही है 90 से, एक स्टार्ट हो रही है 0 से। ठीक है, सही है। तो हम कहेंगे, हम रेड वाले के लिए बोलेंगे इसका फेज एंगल 0 है।
अगर मैं रेड वाले की बात करूं तो मैं बोलूंगा इसका जो फेज है, फेज, इसका फेज एंगल जो है वो कितना है। और अगर मैं ग्रीन वाली बात करूं, तो ग्रीन वाली अगर मैं बात करूं तो बेटा ये इसका जो मैं बोलूंगा, इसका जो फेज एंगल है वो 90 डिग्री है, क्योंकि हम यहाँ से देख रहे हैं। सही है बच्चा जी। आप इसको कोई आगे से भी देख सकते हैं, आप बोलो सर मैं यहाँ से देखना चाहता हूँ इस इंस्टेंट पे। अब इस इंस्टेंट पे बेटा देखो, ग्रीन वाले का फेज 0 हो गया। अगर आप यहाँ से इसको नोट करते हो तो यहाँ देखो ग्रीन वाले का फेज 0 डिग्री हो गया, 0 से स्टार्ट हो रही है। और रेड वाले का फेज कितना हो गया, 90 हो गया, देख रहे हो। तो फेज का बस ये मतलब होता है कि आप उस मौके पर कहाँ से देख रहे हो। देखो इस मौके पर इसका 90 हो गया। तो आप कहाँ से चेक कहाँ से कर रहे हो, ये जाहिर सी बात है, वेव पीछे से आ रही होती है ना। भाई मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, यहाँ से गा रही है, आपने कहीं रास्ते में चेक किया उसको, भाई उस टाइम पे क्या फेज बन रहा है, तो इसका वो होगा, ठीक है। होपफुली और ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जा सकता यार, वो तो हमारी पूरी क्लास, ये तो पूरे एक दो दो दिन के घंटे के लेक्चर होते हैं एक टॉपिक पे, वो एफएससी में आप पढ़ते हो। हाँ हाँ, इजहान हमजा, क्लास के एंड पे इस पे बात करते हैं, ठीक है, सारी बातें, सवाल फिलहाल टॉपिक पर है। नहीं, रेजोनेंस का कोई फार्मूला आपने ध्यान में नहीं रखना, आपने इसकी सिंपल, आपने इसके कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है बस। ठीक है अरीशा, अरीहा, क्लियर है। तो बस, हाँ ज्यादा जाओगे तो चीजें खराब होंगी। अब मेरा बच्चा, हम लोग आ जाते हैं वेव के ऊपर ना। ऑसिलेशन समझ नहीं है। अब ऑसिलेशन वाला एक पूरा टॉपिक हमने कवर किया है इसमें, ये याद रखना आप लोग। ऑसिलेशंस वाला हमने पूरा एक लेंथी सा एक टॉपिक कवर किया है। अब हम शुरू कर देते हैं वेव्स। बेसिकली तो मुझे इतना ज्यादा आज ये कल का लेक्चर जो हमारा आधा घंटे का रह गया वो कवर हुआ है। तो आज हम जरा अभी शुरू कर देंगे वेव्स। ठीक है, वेव्स यही होती हैं। ऑसिलेशन समझ में आएंगी तो आपको वेव समझ में आएगा। और वेव और ऑसिलेशन आपस में मिलजुल के रहती हैं। दोनों का आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक है। आप वेव्स को ऑसिलेशन से जुदा नहीं कर सकते, जो तो लेट्स सी, सबसे पहले वेव पल्स। वेव पल्स मेरा बच्चा क्या होता है। तो मेरे बेटा वेव पल्स क्या होता है, अ सिंगल आइसोलेटेड डिस्टरबेंस। हर हर डेफिनेशन एक एक एमसीक्यू की बराबर है, याद रखिएगा। ये मैं ऐसी टाइम पास नहीं कर रहा लिखवाने के लिए। डिस्टरबेंस विच ट्रेवल थ्रू अ मीडियम इज नोन एज वेव पल्स। ठीक है। आपने चादर पकड़ी, आपने उसको जब सोने से पहले झटका देते हो तो एक ना पल्स क्रिएट होती हुई जा रही होती है। ठीक है, उसे हम कहते हैं वेव पल्स। भाई आपने रस्सी पकड़ी, आपने हाथ को थोड़ा सा वाइब्रेट किया, आपने वाइब्रेट किया तो एक पूरा एक पल्स सी क्रिएट हुई। या पानी पड़ा हुआ है, आपने हल्का सा उसमें उंगली टच की या कोई चीज फेंकी, तो ना वेव्स ट्रेवल कर रही होती हैं। तो अगर आप सिंगल एक देखो तो वो इसको कहते हैं वेव पल्स। ठीक है। देन व्हाट इज वेव, ये तो हमने वेव पल्स की बात कर दी। देन व्हाट इज बेसिकली वेव। तो मेरे बच्चा, a disturbance by which the energy is transferred, by which the energy is transferred without transfer of matter।
मैटर ट्रांसफर नहीं होता, ठीक है, याद रखना। आप जब किसी रस्सी या किसी चीज में एक वेव पल्स क्रिएट करते हो, तो उसमें क्या होता है, वो मैटर अपनी जगह पर मौजूद होता है, बट एनर्जी ट्रांसफर होकर जा रही होती है वेव के थ्रू। अब मैं आपको एक बड़ा सा वेव पल्स बना के दिखाऊंगा, बाकी डेफिनेशन मैं नहीं कराऊंगा, बट आपको उसमें सब समझाता जाऊंगा। ठीक है मेरा बच्चा? तो लेट्स वी हैव दिस। नो, हम जो है डायग्राम लेते हैं। एक सेकंड मुझे दीजिएगा आप लोग। इससे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मान, मैंने समझा था कि तू है तो दरख्शां। ये तो मेरा बेटा हो गया वेव पल्स, ठीक है। मेरा बच्चा ये आपके पास आ गया, ये वेव पल्स है। ओके, एक पल्स है, हमने आपको दिखा दिया इस तरीके से होता है। अब मैं आपको एक वेव दिखाता हूँ। तो मेरा बच्चा, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। बच्चों एक मिनट, बच्चों एक मिनट रुक जाओ। ठीक है, ये एक वेव जा रही है, अब आपको दिखाई दे रहा होगा। मेरा बच्चा, ये वेव जो है ना, ये कोई भी रस्सी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, और ये अपनी जगह पर खड़ी है, बट एनर्जी इसको पल्स मूव कर रहा है, ठीक है। पल्स मेरा बच्चा क्या कर रहा है? पल्स मूव कर रहा है, ठीक है मेरा बच्चा, सही है ना? देखिए मेरा बेटा, ये जो ऊपर वाली पहाड़ी है ना, ये कहलाती है क्रेस्ट। जो अपर पहाड़ी है, ये कहलाती है क्रेस्ट। ये जो नीचे वाली पहाड़ी होती है ना मेरा बच्चा, ये कहलाती है ट्रफ। अगेन ये क्रेस्ट ट्रफ, ये पहाड़ियां बनती रहती है और वेव मूव करती रहती है। दो क्रेस्ट से क्रेस्ट के दरमियान जो डिस्टेंस है, वो कहलाता है लैम्डा, और इसे कहा जाता है मेरा बच्चा वेव लेंथ, ठीक है। सही है, दो रिस्पेक्टिव पॉइंट्स के दरमियान। जैसे बेटा मैं आपको कहता हूँ कि अगर मैं ये वाला ये पॉइंट लेता हूँ, अगर मैं आपको कहता हूँ मेरा बच्चा, मैं पॉइंट ये वाले लेता हूँ, तो इनके दरमियान लैम्डा होगा, ठीक है। या मैं कहता हूँ कि ये इसके दरमियान डिस्टेंस, ये भी लैम्डा है। या मैं ये पकड़ता हूँ, ठीक है। तो वो दो मेन जो पॉइंट होंगे ना, रिस्पेक्टिव, इस पॉइंट, अगर आपने पहला ये पॉइंट लिया, तो अगला भी आप ये पॉइंट लेंगे, इसका फेज ऊपर होने ऊपर। तो ये बेटा क्या कहलाता है? लैम्डा या वेव लेंथ। सही है।
और यहां से यहां तक पहुंचने में जो टाइम लगता है वो कहलाता है टाइम पीरियड टी। ठीक है, सेम एक पूरा लैम्डा कवर करने में जो टाइम लगता है वो कहलाता है टाइम पीरियड या टी। लैम्डा चूंकि बेटा आपके पास लेंथ है तो ये मीटर कहलाती है। ठीक है, क्रैश ट्रफ लैम्डा टाइम पीरियड समझ में आ गया? ठीक है मेरा बच्चा, इज दैट क्लियर ना? तो ये तो आपके पास कुछ चीजें थी जो मैंने आपको बता दी। और एक सेकंड में कितने कितने पल्स गुजर रहे हैं। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ भाई इस पॉइंट से यहां से एक सेकंड में कितने पल्स गुजरे हैं, कितनी वेव गुजरी हैं, लैम्डा कितने गुजरे हैं, तो वो फ्रीक्वेंसी कहलाएगी, जो कि टाइम पीरियड के इन्वर्सली होती है। सेम वही सारे फॉर्मूले लग रहे हैं। ठीक है, क्रेस्ट ट्रफ वेवलेंथ टाइम पीरियड। तो ये मैंने आपको कुछ कॉन्सेप्ट दे दिए। मैं आपको लिखवा भी देता हूँ। डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट। क्या कहलाता है बेटा? तो बच्चा क्या कहलाता है? लैम्डा वेवलेंथ। इसको आप लैम्डा से शो करते हो और उसको आप मीटर में मेजर करते हो। ठीक है, डिस्टेंस है ये। और दूसरा नंबर ऑफ वेव्स पासिंग, नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन यूनिट टाइम। इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब बचे स्पीड क्या होती है, स्पीड ऑफ वेव क्या होती है, या इसकी वेलोसिटी। एक सिंपल फॉर्मूला, हम इसकी डेरिवेशन पे नहीं जाएंगे, आपको इसको याद करना है, टाइम हमारा बहुत वेस्ट हो जाएगा। स्पीड ऑफ वेव, भाई ये वेव कितनी स्पीड के साथ जो है वो। बच्चों मैं आपके सवाल लेता हूँ, टेंशन ना लो आप लोग यार। किस स्पीड के साथ जो आप ये वेव मूव कर रही है, ठीक है, तो मेरा बच्चा वो उसका फार्मूला होता है एफ लैम्डा। ठीक है, सिंपल फार्मूला याद कर लो, कैसे आया क्यों आया, ना वो सवाल आपसे पूछा जाना है भाई कौन सा फार्मूला वी डिस्टेंस अपॉन टाइम लगाया था, टाइम टाइम पीरियड टी था, डिस्टेंस लैम्डा था, 1/t को आपने एफ बोल दिया वगैरह। तो छोड़ो उसको, वो आपके पास थ्योरी में आता है। आपने यहाँ पर इसका फार्मूला याद रखना, वी इक्वल टू एफ लैम्डा। ये ऐसा फार्मूला है जो आपको इससे बेइंतहा एमसीक्यूज आते हैं, और आपके बेइंतहा इसमें से मेरा बच्चा निकलते हैं। इससे आपके बेइंतहा एमसीक्यूज आते हैं और बेइंतहा इसमें से मेरा बच्चा न्यूमेरिकल निकलते हैं। लाइक मैं आपसे कहना चाहता हूँ जैसे कुछ 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 अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी, एमसीक्यू एमसीक्यू एमसीक्यू। चलो अभी इसमें ज्यादा हुआ नहीं है, अब आपको करवा देंगे। बट चले, कोई सवाल है बेटा पूछ ले, आता कोई प्रॉब्लम है तो पूछ ले मुझसे प्लीज।
सारा वेव की बिल्कुल बेसिक, जब आपके सामने वेव पल्स दिखाई दे तो आप उसको देख के समझ जाए इसमें ये लैम्डा है, इसमें टी है, इसमें एफ है, इसमें क्रेस्ट है, ट्रफ है। सारी चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। डिस्टेंस बिटवीन टू कंजिक्यूटिव पॉइंट्स, आपने दो बिल्कुल ऐसे पॉइंट जो जो सेम पॉइंट है, उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो लैम्डा कहलाता है। जी बिल्कुल, एनर्जी ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ वेव। बेसिकली मीडियम की डिस्टरबेंस होती है, जैसे आप रात को सोने से पहले जब आप सिलेबस हमारा बस फर्स्ट ईयर खत्म होने वाली है, नेक्स्ट वीक से फर्स्ट ईयर खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है, स्पैम ना करें बेटा। मैं आपको बेटा रिदा इस वीकेंड पे ना बिल्कुल बता दूंगा। मैं डिस्कस करता हूँ टेस्ट बना के आपसे इंशाल्लाह। मैं चाह रहा हूँ 11 के कोर्स पूरा हो जाए, एक टेस्ट 11 का आपका मैं रख दूँ, ठीक है। फर्स्ट ईयर का जो है ना, अभी हमारा इसके बाद वेव के बाद जो है वो फ्लूइड 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 वाला रहता है, और एक ऑप्टिक्स वाला उसके बाद। ठीक है, हम रख देंगे इंशाल्लाह। 11 क्लास का मैं आपको पूरा एक टेस्ट रखूंगा। क्यों अजबिक, कल कैसे? जी बिल्कुल बिल्कुल। वो सेकंड ईयर तो पढ़ेंगे ना बेटा, भी टाइम है। टाइम टू कवर, यार अब बता तो दिए मैंने। बच्चे एक मिनट जाए। टाइम पे इज द टाइम इट टेक फॉर वन कंप्लीट वेव साइकिल। ठीक है, एक पूरा वेव साइकिल जाने में जो टाइम लग रहा है, मतलब कि एक पूरा साइकिल बेटा कहाँ से कहाँ तक है, ये देखो, ये टाइम, यहाँ पर एक पूरा साइकिल कंप्लीट हुआ। देखो, ये आपके पास क्या है बच्चे, टाइम पीरियड है। इसको लिख लो यार आप लोग। द टाइम इट टेक्स फॉर वन कंप्लीट फॉर वन कंप्लीट वेव साइकिल। लाइट आ गई, शुक्र है। रोशनी बढ़ाओ। ठीक है, इज कॉल्ड टाइम पीरियड। ठीक है भाई, साइकिल कहाँ से कहाँ कंप्लीट हो रहा है, आप देखो, जहां पर वेव लेंथ है, मिसाल के तौर पर बेटा मैं लेता हूँ, मैं ये पॉइंट ले लेता हूँ, ये कंजिक्यूटिव पॉइंट है, यहाँ से लेकर यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है साइकिल, तो ये लेंथ वेव लेंथ कहलाती है। ठीक है, और यहाँ पर इतना इतने में जो टाइम लगता है वो वेव, वो आपके पास, ठीक है, आप देख सकते हो। देखिए यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से स्टार्ट हुआ, और इसे कहते हैं कंजिक्यूटिव पॉइंट्स। क्या कहते हैं बेटा, कंजिक्यूटिव पॉइंट्स। सेम पॉइंट होना चाहिए, तो ये लेंथ होती है वेव लेंथ, और इस पूरा होने में जो टाइम लगता है वो टाइम पीरियड लगता है। ठीक है, सेम सर्कुलर मोशन की तरह यार। सब कुछ ऑसिलेशन में पढ़ाने का मकसद ये था आप लोगों का, ताकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट फिर आपको क्लियर होने चाहिए। ऑसिलेशन और इसमें यही फर्क है। ठीक, चलिए अब आगे चलते हैं जरा सा। अब क्लियर हुआ कि नहीं मेरे बच्चों?
प्लीज टेल मी कि नाउ क्लियर और नॉट। अपनी बेस को तो तुमने बिल्कुल मजबूत बनाना है, अपनी बेस को तो इतना स्ट्रांग बनाना है कि गुड बोल रहे हैं मुझे। अल्लाह, फ्रीक्वेंसी बेटा टाइम पीरियड की इन्वर्सली होती है ना, 1/T। जी बिल्कुल अहमद रजा, एनर्जी वेव की फॉर्म में ट्रेवल करती है। सिर्फ वाला जवाब थोड़ा सा वो हो जाएगा, जो पता नहीं आप क्या कहना चाह रहे हो, बट वेव की फॉर्म में एनर्जी ट्रेवल करती है, मेजोरिटी आई थिंक। इस पे फर्दर सोच सकते हैं, बात हो सकती है। तो इंशाल्लाह मैंने बहुत कुछ पढ़ा है भाई, इन्हीं टॉपिक से मुराद क्या है आपका। ठीक है। अब ना चूंकि हम यहाँ पर ना साउंड के बारे में बहुत पढ़ेंगे, तो आपको थोड़ा सा कंप्रेशन और रियरफैक्शन का पता होना चाहिए। दो वर्ड आएंगे, आपको दो वर्ड पता होना चाहिए। दो वर्ड आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, कंप्रेशन एंड रियरफैक्शन। ठीक है, चलो बात बता दूंगा मैं। अब ऐसे बेटा वेव्स की टाइप्स की तरफ जाते हैं। तो हार्मोनिक वेव्स क्या होती हैं? रिकॉर्डिंग हो रही है ना? हाँ शुक्र है। हार्मोनिक वेव्स क्या होती हैं बेटा? सच वेव्स इन विच सच वेव्स इन विच पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम एग्जीक्यूट SHM। SHM मीन सिंपल हार्मोनिक मोशन कॉल्ड हार्मोनिक वेव्स। ठीक है। लाइक आपकी रस्सी है, आप रस्सी के जरिए वेव प्रोड्यूस कर रहे हो, तो अगर उसके पार्टिकल एसएचएम कर रहे हैं, एसएचएम की कंडीशन अभी आपको पता होनी चाहिए कि एक्सेलरेशन एक्स के ड्रैग की प्रोपोर्शनल ये वाला बला बला जो भी, तो वो वेव्स कहलाती हैं हार्मोनिक वेव्स। ठीक है, अगर एसएचएम नहीं हो रही तो वो हार्मोनिक वेव नहीं है। ठीक है, ये डेफिनेशन पूछी जाती है तो आपको सही है। अब कुछ वेव्स की आपके बारे में, वेव्स के बारे में बता दिया, कुछ टाइप्स बेटा आप लोग लिख लो। टाइप्स ऑफ वेव्स। तो मेरा बच्चा सबसे पहले जो टाइप इसकी है, नहीं रेड नहीं, सबसे पहली जो बेटा आपके पास है वो है मैटर वेव। वो मेरे बच्चों मैटर वेव्स। और दूसरी बेटा आपके पास है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स।
और थर्ड बेटा आपके पास है मैकेनिकल वेव्स। ठीक है मेरे बच्चों, ये तीन वेव्स की मेन टाइप्स आपको क्लियर होनी चाहिए। तो पहले मैटर वेव्स आपको बता देते हैं। The waves which are associated with particles in motion. The waves which the waves which associated with particles in motion. इसको बेटा डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा जब सेकंड ईयर में हम डी ब्रॉय वेवलेंथ पढ़ेंगे ना। लैम्डा इज इक्वल एच अपॉन एम वी का फार्मूला इसमें है, और डी ब्रोगली ने कहा था इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सबकी वेवलेंथ होती है वगैरह वगैरह। तो ये बेसिकली वो वाली उसकी बात कर रहा है, ठीक है। और ये सबसे पहले डी ब्रॉय ने प्रपोज की थी, याद रखिएगा किसने। प्रपोज डी ब्रॉय, डी बी आर ओ जी एल आई ई, ठीक है, डी ब्रॉय ने इसको प्रपोज किया था। ठीक है मेरा बच्चा। सेकंड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो आपकी लाइट है, इंफ्रारेड होती है, रेडियो वेव्स हैं, गामा रेज हैं, एक्स रेज हैं, तमाम की तमाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। ये बच्चा मेरे पास ये क्या, एक इसके साथ ये क्या होती है। द वेव्स द वेव्स विच डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन। ठीक है मेरा बच्चा। तो लाइट हो गई, एक्सरे हो गई, गामा शैमा, सब आपके पास। हीट हो गई, हीट वेव हो गई, ये तमाम की तमाम आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। सही है मेरा बच्चा। मैकेनिकल वेव्स भी होती हैं। हाँ बिल्कुल सही पहुंचे आप लोग। The waves which required certain medium, which required certain medium for their propagation. साउंड वेव हो गई आपकी, या आपकी स्ट्रिंग वेव्स, रस्सी है, आपने उसमें वेव क्रिएट की तो मीडियम तो चाहिए, रस्सी को एज अ मीडियम काम करेगा। वाटर की जो वेव्स होती हैं, पानी में आपने वेव्स क्रिएट की, तो ये तमाम की तमाम मैकेनिकल वेव्स में आती हैं। मेटल वेव्स बेटा होती हैं बेसिकली, अगर मैं आपको इसकी एग्जांपल बता दूं तो इसकी होती हैं वेव्स एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन्स, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसकी एग्जांपल्स में क्या है।
waves associated with fast moving electrons। मेरे बच्चा इसकी एग्जांपल क्या होंगी? इसकी एग्जांपल है हीट वेव, लाइट वेव्स, गैमा वेव्स, एक्स वेव्स, जो भी आप कितनी भी कह लो, तमाम की तमाम। ठीक है, छोड़ो इसको। मैकेनिकल में मेरे बच्चा क्या हो जाएंगी? आपके पास वाटर वेव हो जाएगी, साउंड वेव्स हो गई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये कुछ आपके पास टाइप्स आ गए वेव्स की। अब मेरा बच्चा डिपेंडिंग अपॉन द मीडियम, यहाँ तक बात क्लियर है? कोई सवाल बेटा, यहाँ तक कोई सवाल? एनीबडी? सिंपल वेव्स की टाइप्स है मेरा बच्चा, आपको समझ में आ गई होंगी। सिंपल हमने आपको वेव्स की टाइप्स बताई हैं। जी बेटा, सवाल? क्या मैंने माइक ऑफ कर दिया क्या? ठीक है बच्चा, इनको ना सेपरेट सेपरेट कर लेते हैं ताकि आपको आसानी हो। और ये थर्ड आपके पास। ठीक है बच्चों जी, कोई सवाल? क्या हुआ, मैंने माइक ऑफ किया हुआ है? और एनी क्वेश्चन टिल हियर? चलो, प्रोपगेशन मीन कैसे मूव कर रही है, प्रोपगेट मतलब कैसे वो लहरती हुई जा रही है। ठीक है, हाँ, कैसे वो लहरती चहलती हुई जा रही है। ठीक है, मूवमेंट ऑफ वेव्स, बेसिकली इसका मतलब ये है। अच्छा बच्चा, अब टाइप्स की बात कर लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ वाइब्रेशन। पार्टिकल मूव वाइब्रेट कर रहा है, पार्टिकल ऊपर लेफ्ट राइट मूव कर रहा है, ऊपर नीचे मूव कर रहा है, तो वेव्स की टाइप्स। टाइप्स ऑफ वेव्स डिपेंडिंग अपॉन मोड ऑफ वाइब्रेशन, कि वो जो पार्टिकल वाइब्रेट कैसे कर रहे हैं। साउंड है, साउंड में हवा के पार्टिकल कैसे मूव कर रहे हैं ऊपर नीचे, या एक एक रस्सी है और रस्सी में आप एक वेव पल्स क्रिएट कर रहे हो, तो पार्टिकल कैसे मूव कर रहे हैं, वर्टिकल मूव कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल मूव कर रहे हैं। ठीक है, वेव की डायरेक्शन में या वेव के परपेंडिकुलर मूव कर रहे हैं, तो इसकी बेस पे भी आपके पास दो मेन टाइप्स बनती हैं। नंबर वन, नंबर वन टाइप बच्चा जी बन जाती है आपके पास ट्रांसवर्स वेव।
ठीक है बच्चा। तो ये क्या होती है? अ वेव इन विच पार्टिकल ऑफ मीडियम, बेटा याद रखना, बड़ा मुश्किल अहम चीज बता रहा हूँ। अ वेव इन विच इन विच particles of the medium particles of medium vibrate perpendicular vibrate perpendicular to the direction of propagation of waves। ठीक है, परेशान नहीं होना बेटा, मैं आपको समझाता हूँ। इंशाल्लाह अच्छे से समझाऊंगा तो आपको सब चीज क्लियर हो जाएगी। देखो मेरा बच्चा, परेशान नहीं होना बिल्कुल भी आप लोगों ने। मैं आपको समझाता हूँ। ये चीज जो है आपको क्लियर कर देते हैं हम। इसका मकसद क्या है? थोड़ा सा मुझे टाइम दे ताकि मैं आपको ये बिल्कुल क्लियर कर दूँ। ये काफी बच्चों को चीज ना क्लियर नहीं होती। थोड़ा सा बेटा मुझे टाइम दीजिए। समझ में नहीं है ना? समझ में नहीं है। अबू नहीं, ना लेना दो, बड़े हैं। ठीक है बच्चा। अब आपने ना, यहाँ पर एक रस्सी पड़ी हुई है, ठीक है। हम कहते हैं कि स्ट्रिंग है। बच्चों एक रस्सी पड़ी हुई है, ये रस्सी है। अब आपने इसको अपने हाथों से पकड़ा। आपने इसको अपने हाथों से पकड़ा बच्चे, और उसको आपने एक झटका दिया, अपना हाथ ऊपर लेकर गए। आप अपना हाथ ऊपर लेकर गए, ठीक है। और आपने इस रस्सी को एक झटका दिया, और इसका एक ना वर्क, ठीक है। तो यहाँ से वेव का एक पल्स आपने बेसिकली पैदा किया। सही है। अब अपना हाथ, आप अपना हाथ दोबारा नीचे ले आए। सही है। तो आप देखोगे, ये पल्स आपने जो झटका दिया, ये पल्स आपका मूव करता हुआ आगे जाएगा। ठीक है। परेशान ना हो बेटा, मैं आप लोगों को इंशाल्लाह चीज क्लियर कर दूंगा। ये आपको समझाने के लिए मेरा टाइम लगा रहा हूँ। काफी बच्चे इसका कॉन्सेप्ट लेकर नहीं आया, इसलिए मैं थोड़ा सा वो हो रहा हूँ। पल्स यहाँ पर है,
कुछ देर बाद बेटा पल्स यहाँ पर होगा, कुछ देर बाद बेटा ये पल्स, कुछ देर बाद बेटा ये पल्स, ठीक है पल्स, ये पल्स मूव कर रहा है। सही है। अब देखो मेरा बच्चा, मैं कोई ना एक पार्टिकल लेता हूँ, मैंने यहाँ पर एक पार्टिकल, आप नोट करो, ये पार्टिकल यहाँ कितना सुकून से बैठा हुआ है, यहाँ भी सुकून से बैठा हुआ है, यहाँ भी सुकून से बैठा हुआ है, यहाँ पर ये ऊपर हुआ, फिर दोबारा नीचे आके बैठ गया है। ठीक है। हर पार्टिकल ऊपर नीचे मूव कर रहा है, इस पार्टिकल में देखो, सुकून से बैठा हुआ है, सुकून से बैठा हुआ है, सुकून से बैठा हुआ है, ऊपर गया और ऊपर गया, फिर दोबारा नीचे आके बैठ गया। तो पार्टिकल्स कैसे मूव कर रहे हैं? पार्टिकल्स जो है वो अप डाउन मूव कर रहे हैं। ठीक है। पार्टिकल कैसे बेटे बच्चा मूव कर रहे हैं? पार्टिकल जो है वो अप डाउन मूव कर रहे हैं। पार्टिकल्स यूं मूव कर रहे हैं मेरा बच्चा। और वेव पल्स कहाँ मूव कर रहा है? वेव पल्स आपका इसके इधर मूव कर रहा है, वेलोसिटी इस तरफ है। तो दोनों है कि आप दोनों का एंगल कितना परपेंडिकुलर हो गए। तो रस्सी की जो वेव होती है या वाटर की जो वेव्स होती हैं, तमाम की तमाम कैसे कहलाती है मेरा बच्चा? ट्रांसवर्स वेव कहलाती है। चीज क्लियर हुई? या आपको सब सब जानने के लिए इतना मुझे बनाना पड़ा है? ट्रांसवर्स वेव का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? रस्सी में पार्टिकल ऊपर नीचे मूव कर रहे होते हैं, बट वो आप देखते हो कि वो जो रस्सी में जो पल्स क्रिएट हुआ वो आगे जा रहा होता है। ऐसे फील आ रही होती है कि जैसे रस्सी आगे मूव कर रही है, बट रस्सी आगे मूव नहीं कर रही होती। सारे पार्टिकल खड़े, हर पार्टिकल अपनी बारी आने पर थोड़ा सा ऊपर ऊपर होते होते ऊपर मैक्सिमम जाता है, फिर वापस नीचे आता है और बैठ जाता है बस। ऐसे एक पूरा पल्स निकल जाता है। इससे हम कहते हैं ट्रांसवर्स वेव, जिसमें पार्टिकल्स की मोशन और वेव्स की जो मोशन है या पल्स की मोशन है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। इज दैट क्लियर? पार्टिकल अपनी जगह पर, हाँ वेरी गुड, हार्मोनिक। जी बिल्कुल। पार्टिकल अपनी जगह पे खड़ा है आलिया बेटा, ऊपर नीचे मूव कर रहा है वो। वेव पल्स आगे जा रहा है ना, रस्सी खुद थोड़ी हिली आती है, आपके यहाँ से रस्सी छूट जाती है क्या? वो वही रहता है, बस ऊपर नीचे मूव वाइब्रेट कर रहे होते हैं, लेकिन वो वाइब्रेशन इतनी सिंक्रोनाइज होती है ना, इतने तरीके से होती है। पहले आगे वाला होगा, फिर उसके पीछे वाला, फिर उसके पीछे वाला, फिर उसके पीछे वाला, तरीके से हो रहे होते हैं। तो एक वेव पल्स जनरेट हो रहा होता है। ऐसे नहीं होता कि कोई भी खड़ा हो जाता है, नहीं, अपनी बारी पर पार्टिकल्स अप 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 डाउन मूव करते हैं, और वेव पल्स उनकी परपेंडिकुलर मूव करते हैं, इसे हम कहते हैं ट्रांसवर्स वेव्स। वाटर की जो पानी की जो वेव्स होती है, जो आपके पास समुद्र में खड़े हो, एक लहर आती है, तो क्या वो लहर क्या आते आते क्या शहर में चली जाती है? नहीं, समुद्र तो अपनी जगह पे खड़ा हुआ है ना, लहरें आ रही हैं। वो पार्टिकल क्या होता है समुद्र में, ऊपर नीचे पार्टिकल मूव कर रहे होते हैं, अप डाउन, और लहरें आगे आगे पीछे हो रही होती हैं बस। जी बिल्कुल होता है। इसमें तो खाली मैंने क्रस्ट बनाया, ट्रफ भी हो सकता है। रानिया बेटा, बस नॉर्मल है, दुआ करें। इज दैट क्लियर? ट्रांसवर्स वेव क्लियर है? आर्टिकल है क्या है? और मेरा बच्चा दूसरी आपके पास है, दूसरी हमारे पास है, नंबर 2 आपके पास कहलाती है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। उसमें पार्टिकल जो है वो लेफ्ट राइट मूव करते हैं वेव की डायरेक्शन में। तो इसकी बेटा एग्जांपल्स हैं, आप लिख लो। वाटर वेव्स हो गई, या आप एक स्ट्रिंग में जो वेव्स पैदा कर रहे हो। सही है। दूसरी मेरा बच्चा होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ठीक है, मोड ऑफ वाइब्रेशन की बेस की बात कर रहा हूँ मैं। इसमें क्या होता है बच्चा? A wave which particle of the medium,
particle of the medium wave vibrates parallel to the direction of मंदिना को। ठीक है। और बेटा इसकी एग्जांपल है, ये आप समझ जाओ, इसकी एग्जांपल है साउंड वेव्स। साउंड वेव्स में क्या होता है, हमारे वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट करते हैं, एयर वाइब्रेट करती है। अब एयर जो है वो बच्चों यहाँ पर मेरे ख्याल में नेट का इशू आ रहा है थोड़ा सा, वाईफाई का भी, फिर बारिश का शायद इशू बन रहा है, तो हम इसको यहीं पर ख़त्म करते हैं। आई थिंक ये हमारे आधे आधे घंटे तक करेंगे किसी एक्स्ट्रा क्लास में। तो मुझे बताएं, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं सारी बच्चे? बच्चे यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं? क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि हमारी क्लास डिस्टर्ब हो रही है और हम जो है इसको यहीं पर ख़त्म कर दें। तो मेरा बेटा मुझे बताएं, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं आप लोगों को? मैंने कोशिश की है कि आपको बिल्कुल बेस बना दूं। अभी जो इसकी जो मेन टॉपिक्स हैं वो थोड़े से अब टिपिकल होंगे। लेप्लास करेक्शन, न्यूटन फॉर्मूला ऑफ साउंड, साउंड के बारे में थोड़ी बातें बतानी है मैंने। डॉपलर इफेक्ट है, स्टैंडिंग वेव्स है, ये तीन चार मेन टॉपिक है। इंशाल्लाह हम लोग कल खत्म करके इसको वाइंड अप कर देंगे। ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के साउंड वेव्स, जो साउंड में आपके पास एयर जो होती है, एयर कंप्रेस होती है और एक्सपेंड होती है। ठीक है। तो एयर आपके पास, एयर मॉलिक्यूल लेफ्ट राइट या आगे पीछे मूव कर रहे होते हैं और वेव भी उसी डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही होती है। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह वसवा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर। मैटर वेव्स बेटा मैंने आपको समझा दिया, सेकेंडरी में डिटेल में पढ़ेंगे। मैटर वेव्स वो होती हैं जैसे डिब्रॉय ने कहा था कि हर पार्टिकल जो है उसके साथ वेव एसोसिएट है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन जो भी मूव करते हैं, यहाँ पर मैं मूव करें हमारे साथ वेव, तो वो थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। ठीक है, पार्टिकल के साथ एसोसिएट। तो वो उसका, उसने जब फोटोन की जब डुअल नेचर आई थी ना, उसके साथ आई थी, तो मैं वहाँ पर डिटेल में डिस्कस करूंगा जब आपको मैं डिब्रॉय वेवलेंथ पढ़ाऊंगा। ठीक है। ट्रांसवर्स वेव बेटा, ट्रांसवर्स वेव में पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव। चलिए इसको हम कंटिन्यू कर लेते हैं आगे, क्लास को रोक, नेट ठीक आ रहा है, इसको हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, क्लास वाइंड अप नहीं करते, लेट्स कंटिन्यू दिस। ठीक है। साउंड वेव्स में क्या होता है बेटा आपके पास ना, आपके पास साउंड वेव्स में क्या होता है, पार्टिकल्स ना इस तरीके से, जब आप बात करते हैं तो पार्टिकल कंप्रेस होते हैं, रियर इफेक्ट होते हैं। कंप्रेस मीन एक करीब आते हैं, ठीक है, फिर एक्सपेंड होते हैं। एक्सपेंशन को बोलते हैं रियर फ्रैक्शन। मतलब इस तरीके से आपके पास होता है कि नॉर्मल हालत में ना, अगर मैं बात करूं तो नॉर्मल हालत में ये एयर मॉलिक्यूल है। ठीक है, ये एयर मॉलिक्यूल है। ठीक है, दीज आर, हम बात करते हैं एयर मॉलिक्यूल है। अब आपने साउंड वेव क्रिएट की, सही है। अब आपने कोई बात की, साउंड वेव जब क्रिएट होगी तो पहले यहाँ पर कंप्रेशन आएगी। ठीक है, बाकी नॉर्मल है। उसके बाद मेरा बच्चा क्या होगा, ये जो कंप्रेशन है, ये से एनर्जी से ले ली, अब ये दूर दूर चले जाएंगे। ठीक है, ये कंप्रेशन यहाँ आ जाएगी। इस तरीके से बेटा कंप्रेशन एंड रियर फ्रैक्शन। कंप्रेशन, यहाँ पर मॉलिक्यूल आपके पास यहाँ पर हो रहे हैं, कंप्रेस हो रहे हैं, इसे हम कहते हैं कंप्रेशन। और यहाँ पर जो एरिया देख रहे हो आप लोग, थोड़ा सा फैल गया है, एक्सपेंशन हो रही है, इसे हम कहते हैं रियर फ्रैक्शन। एक्सपेंशन एंड, गैस मॉलिक्यूल्स कंप्रेस होते हैं, एनर्जी लेते हैं। ठीक है, गैस मॉलिक्यूल कंप्रेस हुए तो यहाँ पर कंप्रेशन होती है।
और उसके बाद एक्सपेंड होते हैं, इसे हम कहते हैं रेयर फ्रैक्शन। तो इस तरीके से मॉलिक्यूल आपस में कंप्रेस और दूर होते रहते हैं, और आपके कान तक एनर्जी पहुंचती है, फिर आपके कान उसको फर्दर लेकर जाते हैं, और इस तरीके से आपकी एनर्जी जो है वो आपके कान में वो साउंड वेव्स। ठीक है, तो मॉलिक्यूल आपके कैसे मूव कर रहे हैं, मॉलिक्यूल आपके लेफ्ट राइट मूव कर रहे हैं इसमें। मॉलिक्यूल की जो वाइब्रेशन है वो आप देख सकते हैं, मॉलिक्यूल की वाइब्रेशन भी ऐसी है लेफ्ट राइट, और वेलोसिटी भी इस तरफ है। टेढ़ा क्यों हो जाता है यार, मैं तो सीधा बनाता हूँ। ये मॉलिक्यूलों की जो डायरेक्शन है बेटा वो भी लेफ्ट राइट है, और जो वेलोसिटी है वो भी आपकी सेम डायरेक्शन है, पैरेलल है, तो इसे हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। इज दैट क्लियर नाउ मेरा बच्चा, इस टाइम चीज क्लियर है, ठीक है तो ले लेगा, जल्दी जल्दी बच्चे क्लियर है। बताऊंगा अभी फिलहाल नहीं बेटा, तो आपको बता दिया जाएगा। जी अहमद रजा बेटा बोले क्या, आवाज कट रही है। हेलो, आवाज कट रही है मेरी सबको। नहीं वाह, रश किया बेटा, सबको ठीक आ रही है। रेयर फ्रैक्शन मीन एक्सपेंशन, एक होती है कॉन्ट्रैक्शन, एक होती है एक्सपेंशन। यहाँ पर हम लोग साउंड के लिए रेयर फ्रैक्शन का वर्ड यूज करेंगे। यूज समझे कि जैसे का एक्सपेंशन हो रही है, ठीक है, एक्सपेंशन हो रही है, ठीक है बेटा जी। अब जरा बात कर लेते हैं व्हाट इज साउंड। बेटा साउंड को डिस्कस कर लेते हैं। साउंड क्या होता है। साउंड बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं तो साउंड इज द सेंसेशन प्रोड्यूस इन एयर, ठीक है। हमारे कानों में एक सेंसेशन को, साउंड का जनरली कहा जाता है, प्रोड्यूस होती है। अच्छा बेटा, ह्यूमन हमारे लिए तीन किस्म के साउंड की बात की जाती है। पहला है जो हम लोग सुन सकते हैं, ऑडिबल साउंड, ठीक है। नंबर वन हमारे लिए बेटा कौन सा होता है। बेटा मैं पूछता हूँ, 2 मिनट रुक जाए। ऑडिबल साउंड ना, जो हम लोग सुन सकते हैं, मिनिमम कितना कि मैं सरगोशी करूं, जो सरगोशी ना करूं, जैसे मैं बोल रहा हूँ बेटा आवाज आ रही है, आपको मेरी आवाज आ रही है, हेलो, एम आई ऑडिबल टू यू, बच्चों आपको मेरी आवाज आ रही है, बहुत कम आ रही है, हेलो, आ रही है ना, मैं बहुत कोशिश करूँ बहुत स्लो बोलूं, ठीक है। तो हमारी एक मिनिमम रेंज है, हमारी एक बहुत मिनिमम रेंज है, और एक मैक्सिमम रेंज भी होगी। तो बेटा ऑडिबल साउंड बेसिकली होता है आपके पास जो कि मिनिमम 20 20 हर्ट्स इसकी लोअर रेंज है, और 20,000 हर्ट्स, ठीक है। ये हमारे, इसे हम कहते हैं ऑडिबल, ऑडिबल वेव्स या ऑडिबल साउंड या ऑडिबल वेव्स, ठीक है। अच्छा मेरे बच्चा, इसके बाद जो आपके पास है एक होता है इंफ्रासोनिक। ना साउंड की बजाय वेव्स का वर्ड यूज करें ज्यादा बेहतर है। बेटा ये होता है आपके पास लेस देन 20, जो साउंड की वेव जो लेस देन 20 हर्ट्स की होती हैं,
ठीक है, इसको आप लोग यूं कर सकते हो कि, ठीक है, अभी 20 हर्ट्ज के जो लोअर जो फ्रीक्वेंसी के साउंड होता है उससे हम कहते हैं इंफ्रासोनिक वेव्स या इंफ्रासोनिक साउंड, ठीक है। और इसके ऊपर जो आपके पास होता है बच्चे, उससे हम कहते हैं अल्ट्रासोनिक। तो मेरे बच्चे अल्ट्रासोनिक क्या होता है? ग्रेटर देन 20,000। इससे ज्यादा हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी वाली जो वेव्स होती हैं वो अल्ट्रासोनिक में आती हैं। तो ये मेरे बच्चों, तो ऑडिबल में क्या आता है, एग्जांपल क्या होगी ऑडिबल की, आप सबको पता है कि जैसे म्यूजिक वगैरह जो होती है, म्यूजिकल साउंड आपके पास हो गया। म्यूजिकल साउंड एटसेट्रा। इंफ्रासोनिक बेटा की एग्जांपल क्या है? वेव्स प्रोड्यूस बाय सिंपल पेंडुलम। वेव्स प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग पेंडुलम। ये एमसीक्यूज बन सकते हैं, जितना मैं लिखवा रहा हूँ बेटा, इस सारी नॉलेज आपको होनी चाहिए। एटसेट्रा। और मेरा बच्चा, इसकी क्या एग्जांपल हो सकती है अल्ट्रासोनिक की? वेव प्रोड्यूस बाय, वेव प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन इन, ये क्रिस्टल बेटा, क्वार्ट्ज से क्रिस्टल्स होते हैं। ये अपने अपने ध्यान में रख लो। सही है। अच्छा, यहाँ तक बेटा कोई प्रॉब्लम है? एमसीक्यू देख लो जरा, मुझे 1 मिनट दीजिएगा। कब से हम थ्योरी कर रहे हैं? लेट वी हैव एमसीक्यू। अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी, ये आपके पास आया एमसीक्यू, बट रुकिए जरा। तो मेरे बच्चों, ये रहा एमसीक्यू आपकी स्क्रीन पर। क्या आपको दिखाई दे रहा है बच्चों? दिखाई दे रहा है आपको? नहीं दे रहा? कैसे दिखाई देगा? विच वन इज अ मैकेनिकल वेव? स्ट्रिंग वेव, लाइट वेव, हीट वेव या एक्स वेव? शाबाश बेटा, मुझे इसका आंसर बताइए। व्हाट इज इट्स आंसर? इनमें से कौन सी वेव जो है वो मैकेनिकल वेव है? कुछ बच्चे ए कह रहे हैं, कुछ बी कह रहे हैं। गुड। वहाँ पानी पिवाओ यार। बेटा बी जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लाइट, हीट, एक्सरे, gamma रे, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, फार इंफ्रारेड, एक्सरेज, अल्ट्रावायलेट वेव्स, ये तमाम की तमाम जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में आती हैं। वेरी गुड। जी जी। क्या सवाल पूछ रहे हैं? हम्म। सर अल्ट्रासोनिक वेव्स का हुक्म एयर्स पर क्या असर होगा? अल्ट्रासोनिक वेव्स का कान के पर्दे फट सकते हैं बेटा जी।
ठीक है मेरा बच्चा। तो राइट आंसर इज, इट्स राइट आंसर इज मैकेन स्ट्रिंग वेव्स। जो रस्सी वाली वेव्स हैं, रस्सी में जो वेव्स आपके पास होती हैं। क्या बोले, चावल खिलाइए आज? ठीक है मेरा बच्चा, तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी। अच्छा मेरा बच्चा, अच्छा 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 अच्छा। ओके। अच्छा अच्छा। एक ये बेटा सवाल मुझे पांच पेपर से मिला है, ये आप लोग देखिएगा। हम्म, तो बेटा इसका मुझे आंसर बताइए जरा। आपके दिमाग में से क्या आंसर आ रहा है, प्लीज मुझे बताइए। सोचिए इसका आंसर क्या है बच्चे। खैर ये इसमें सोचने वाली बात नहीं है, ये एक इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन है। बट आप इसमें आप तुक्का ही लगाइए, तुक्का ही लगा सकते हैं, बड़े पांच पेपर में आया था, आई डोंट नो व्हाई। अरे, मेजोरिटी बच्चे बी कैसे बोल रहे हैं, आपको कैसे सही पता। वाह, ईमान, गुड बच्चे। दुआ, कशफ, नो 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 नो, इट्स डी। अच्छा बुक से देखा है, चले गुड है। क्या सवाल किया, क्या सर, क्या एयर पार्टिकल साउंड वेव्स की मुखालफत करेगा, मतलब तो हाँ। कभी आपने ऐसा महसूस किया जब बहुत तेज हवा चल रही हो, तो आपको कितना चीख के बोलना पड़ता है, अगले बंदे को आवाज ही नहीं जा रही होती। ठीक है। कभी आप खड़े हुए ऐसी सी साइड पे जहां से बहुत तेज हवा चल रही है, और आपको उसके ऑपोजिट में अपना साउंड पहुंचाना है, तो आपको कितना मुश्किल होता है ना वहां वहां आवाज पहुंचाना। सुमेर बेटा, तो ये इसकी एग्जांपल है, बिल्कुल रुकावट बनेगी। अगर नॉर्मल हालत में है, तो फिर तो मसला कोई नहीं है, लेकिन अगर नॉर्मल नॉर्मल हालत में नहीं है, तो फिर बड़ी मुसीबत है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन, हट जाओ, मैंने क्लास होगी, हट जाओ। ठीक है। अब एक छोटी सी चीज बेटा मैं आपको पढ़ा दूं कि म्यूजिकल साउंड के बारे में, उसमें एक नॉइज होती है। ठीक है। साउंड आप क्लासिफाई कर सकते हो, ये एक नॉर्मल सी बात है। जाते जाते एक गैर अहम सी चीज है, बट ठीक है, हमारे 5-10 मिनट रह गए हैं, तो मैं आपको पढ़ा दूं। साउंड वेव्स, साउंड कैन बी क्लासिफाइड एज, साउंड कैन बी क्लासिफाइड एज। तो मेरे बच्चा, एक होती है नॉइज, एक साउंड होता है नॉइज जो बड़ा आपको शोर क्रिएट, और एक होता है म्यूजिकल साउंड। सही। अभी मैं आपको जरा डायग्राम से समझाता हूँ कि इन दोनों में मेन फर्क क्या है। मेरे बच्चों, ये आपके पास डायग्राम है, ये है नॉइज। तो मेरे बच्चों, ये आपके पास है नॉइज,
और रुक जाओ बस मैं वाली है। और बेटा ये आपके पास है म्यूजिकल। ठीक है म्यूजिक। आपको दिखाई दे रहा होगा कि नॉइज बेटा जो है ना, नॉइज में आपको जो वेव्स मिल रही हैं ये बड़ी नॉन पेरियोडिक है। नॉन पेरियोडिक है। ठीक है। इरेगुलर डिस्टरबेंस इसमें आ रही है। सही है। और ये आपको ना अनोइंग इफेक्ट क्रिएट करती है। इसमें क्या है मेरा बच्चा, म्यूजिकल साउंड में क्या आपके पास मिल रहा है? पेरियोडिसिटी मिल रही है आपको। और आपको एक रेगुलर डिस्टरबेंस मिल रही है। ठीक है। और ये आपके कान में एक आपको एक मजे वाला प्लीजिंग इफेक्ट दे रहा है। सही है बच्चे। तो बस ये कुछ आप इसके बारे में बस ध्यान में रख लो, बाकी डिटेल में आने की जरूरत नहीं है। सो टिल हियर एनी क्वेश्चन? ठीक है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आज हमने स्पीड ऑफ साउंड भी करना था बट रह गया। जी रानिया बेटा बोले। क्वार्ट्ज क्रिस्टल बेटा ये बेसिकली क्रिस्टल की एक टाइप है। एनी क्वेश्चन मैं बताता हूँ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तो बेसिकली मैं समझा देता हूँ यार, एक सवाल यहाँ एंड जो बड़ा है बस एंड, यहाँ पे सवाल ले रहा हूँ। सबसे पहले किसने कहा था क्वार्ट्ज क्रिस्टल क्या है? बेटा क्रिस्टल की एक टाइप है। ये हार्ड होते हैं, ये मिनरल्स होते हैं, इनमें सिलिका वगैरह होता है। SiO4, सिलिकॉन ऑक्साइड, टेट्राहेड्रा। तो ये क्रिस्टल की एक टाइप है। आपको पता है दुनिया में हर चीज जो होती है वाइब्रेट कर रही होती है ना। अब मैं जरा इससे हट के नीचे ले जा रहा हूँ। जो जो आपके सवाल है, एक तो EM वेव्स क्या होती है ये सवाल आया है, क्वार्ट्ज क्रिस्टल क्या है। ठीक है। और दुनिया की हर चीज आपको पता है मॉलिक्यूल से मिलकर बनी हुई है, एटम से मिलकर बनी हुई है। तो एटम्स, ठीक है, ये हमारे पास मॉलिक्यूल्स एटम से हर चीज मिलकर बनी हुई है। और ये मॉलिक्यूल्स हमेशा क्या कर रहे होते हैं? वाइब्रेट कर रहे होते हैं, मतलब लेफ्ट राइट मूव कर रहे होते हैं। एवरीथिंग, दुनिया की हर चीज वाइब्रेट कर रही है बिकॉज के पास थर्मल एनर्जी है। एब्सोल्यूट जीरो, जीरो केल्विन पे हर चीज हम मानते हैं ना, पढ़ा होगा आपने। ये वो टेम्परेचर है, थर्मोडायनेमिक्स में बना बताएंगे आपको, जहाँ पर वाइब्रेशन नहीं होती, मोशन जीरो हो जाती है, वॉल्यूम वगैरह वगैरह। लेकिन इसके ऊपर जो भी टेम्परेचर होगा हर चीज वाइब्रेट कर रही होती है। तो क्वार्ट्ज क्रिस्टल एक टाइप का क्रिस्टल है। उसके जो मॉलिक्यूल्स या एटम्स होते हैं वो वाइब्रेट कर रहे होते हैं। क्रिस्टल की खूबसूरती क्या है? क्रिस्टल में सारे एटम्स या मॉलिक्यूल्स बहुत, मतलब पेरियोडिक लेवल पड़े होते हैं। जैसे आप बैरियर टाउन में जाओ, हर घर सेम है, दरवाजे सेम, हर चीज सेम। तो आपको
घर, एक घर के सामने से आप गुजरोगे दोबारा आप उसको फाइंड नहीं कर पाओगे। तो क्रिस्टल भी कुछ इस तरह के होते हैं, ठीक है। तो ये इसकी क्वार्ट्ज क्रिस्टल है। इसकी जो वाइब्रेशन का जो वो है आपके पास वो जो वो है फ्रीक्वेंसी है वो अल्ट्रा वायलेट है। और चूंकि आप सुन तो सकते नहीं हो अल्ट्रा वायलेट साउंड, तो आप सुन नहीं सकते, इसलिए वो आपको सुनाई नहीं दे रही होती। ठीक हो गया। दूसरा सवाल था ईएम वेव्स क्या होती हैं। बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बेसिकली आपके पास होती है, एक पूरा स्पेक्ट्रम है, ठीक है, वेव्स का। यहाँ पर उसका विजिबल रीजन है, ठीक है, जो हम देख सकते हैं, जो कि रेड से स्टार्ट होता है और वायलेट पे खत्म होता है। तो हम खाली रेड, ब्लू, येलो, वायलेट ये कलर देख पाते हैं। रेड से पीछे इंफ्रारेड है, हमारे मोबाइल में जो आ रहे हैं माइक्रोवेव हैं, रेडियो वेव्स हैं। राइट साइड पे अल्ट्रा वायलेट है, एक्सरे है, गैमा रे है, जो एटम बम बनता है जिनसे। तो ये पूरा एक रीजन है, इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसको भी डिटेल में सेकंड में पढ़ाया जाएगा इंशाल्लाह ताला आपको। बट फिर आपने ये समझना है कि ये ईएम वेव्स है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होती हैं। और इसको मूव करने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को मूव करने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती, ये बगैर मीडियम के, क्योंकि सन से लेकर जमीन पर लाइट आ रही है और लाइट आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो सूरज से जमीन तक लाइट पहुंच रही है, रास्ते में कोई मीडियम भी नहीं है, ना हवा है, ना पानी है, ना कुछ भी नहीं है। तो लाइट कैसे पहुंचती है? बगैर मीडियम के पहुंचती है ना। साउंड तो अगर आप स्पेस में जाए तो आप आवाज देंगे तो आपकी आवाज नहीं जाएगी, बिकॉज देयर इज नो मीडियम इन स्पेस। स्पेस में ना एयर है, ना गैस है, ना पानी है। तो स्पेस में कोई मीडियम नहीं है, तो आपका साउंड ट्रेवल नहीं करता। साउंड को मूव करने के लिए मीडियम की जरूरत होती है, इसलिए साउंड मैकेनिकल वेव है। लाइट को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए सूरज से जो है वो जमीन तक रोशनी पहुंचती है, लाइट पहुंचती है। लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और ये पूरे ईएम वेव का जो स्पेक्ट्रम है इसका एक छोटा सा पार्ट है, ठीक है। तो लाइट ट्रेवल कर लेती है बगैर किसी मीडियम के। तो ये दूसरा सवाल हो गया। और कुछ सवाल पता नहीं था आप लोगों का? एनी अदर क्वेश्चन? बता दे ताकि मैं फिर यहाँ से इकट्ठे मत पूछो यार, एक एक करके पूछो। सर, आपको सर कब बोलते हैं? पूछे पूछे बेटा। आपको सर बोलते हैं? इनका सर होना मैं यार। जी बेटा, पेरियोडिसिटी का मतलब ये है कि आपको ना, जैसे जैसे मैं कहता हूँ कि एक एक वेव है, जैसे सा मैं एक साउंड क्रिएट करता हूँ, ला ला ला, ऐसे ना मैं एक साउंड क्रिएट कर रहा हूँ। साउंड वेव में क्या होता है? ला 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 ला। ठीक है, ये क्या आ रही है बेटा? इसकी पेरियोडिसिटी आ रही है, ठीक है। ये साउंड वेव में क्या होता है? एक पेरियोडिसिटी चल रही होती है जो कानों को प्लेजेंट लगती है। तो दिस इज म्यूचुअल साउंड। नॉइज में क्या होता है? ला 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 ला, ठीक है, ये कर रहा हूँ मैं। तो एक नॉइज है, ये एक अनप्लेजेंट सा है आपके पास, नॉन पेरियोडिसिटी है, नॉइज भी इफेक्ट है। तो ये आपके पास नॉइज का एक एग्जांपल दे दी, ठीक है। दरवाजे को जोर से मारे, नॉइज क्रिएट होता है, तो वो कानों को प्लेजेंट मिलता है। इज इट क्लियर? एनी अदर क्वेश्चन टिल हियर? एनी अदर क्वेश्चन? मैं दिखा देता हूँ। जी जी बेटा, तैयबा बोले। जी ट्रांसवर्स में आती है, स्ट्रिंग में आपको कल पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह बाद में। नहीं अभी रहता है बेटा, अभी स्ट्रिंग वेव्स रहता है। जी जी मिल जाएंगे तैयबा, मिल जाएंगे बेटा, बिल्कुल मिल जाएंगे। मैकेनिकल में क्यों आई? कौन सी? क्या मैकेनिकल में क्यों आई? मीडियम जो, जहां से वेव ट्रेवल कर रही होती है, मैं बोल रहा हूँ। तो जो एयर है, एयर एज अ मीडियम का काम कर रही है, ठीक है। ठीक है बेटा, हमने आज आपको बताया एनर्जी के ई पी कहाँ कहाँ पर क्या होती है, फिर हमने आपको डैम्पिंग पढ़ाया, फ्री ऑसिलेशन क्या होती हैं, क्या आपने एक्सीलरेट करके छोड़ दिया, फिर वो ऐसा ऐसा उसका एम्पलीट्यूड कम होते 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 जीरो हो गया, तो इसे हम कहते हैं डैम्पिंग। डैम्पिंग इज अ प्रोसेस जिसमें एम्पलीट्यूड कम होता जाता है, एनर्जी ज़ाया हो रही होती है। तो ये आपको मैंने दो एमसीक्यूज करवा दिए डैम्पिंग के। रेजोनेंस फिर हमने आपको करवाया जिसमें हमने बताया कि नेचुरल फ्रिक्वेंसी से अगर आउटर फ्रिक्वेंसी मैच कर रहे हैं तो रेजोनेंस होती है। फिर हमने आपको वेव फॉल्स बताया, वेव के बारे में बताया, वेवलेंथ बताई, फ्रीक्वेंसी टेम्परेट बताया, हार्मोनिक वेव्स बताई। फिर टाइप्स ऑफ वेव्स पढ़ी हम लोगों ने, टाइप्स डिपेंडिंग ऑन वाइब्रेशन मोड पढ़ी हम लोगों ने। फिर आपको साउंड वेव्स के बारे में बताया, साउंड और नॉइस के बारे में बताया। और उसके बाद फिर मैं थक गया बहुत ज़्यादा, अब मुझसे बात नहीं हो पा रही, मैं थक चुका हूँ, जो खाया था वो यहाँ चला गया, मैं अब सोऊंगा कैसे? बच्चों क्या करते हो? स्ट्रिंग वेव्स को पढ़ेंगे हम लोग। स्ट्रिंग ट्रांसवर्स में ही आती हैं, दो रस्सी को आप दो सिरों से बांध दें, दरमियान से आप उसके पूरा
ओपन पाइप। जी जी, तू बेटा बोले। कश्यप बेटा समझ आ गया? मैं बेटा आपको कल पूछ के आज बताता हूँ। इस वीकेंड आपको मैं बताता हूँ, ठीक है? वैसे मैं चाह रहा हूँ चैप्टर 11 पूरी। मैकेनिकल स्ट्रिंग बेटा, हाँ रस्सी वाली वेव्स मैकेनिकल ही होती है ना। भाई रस्सी क्या है? रस्सी एक मीडियम है। इस मीडियम के थ्रू वो स्ट्रिंग का वेव पल्स जा रहा है, तो ये मैकेनिकल में आएगा। अच्छा मैं बता मैं पता करके बताता हूँ, ठीक है? जी स्ट्रिंग ट्रांसवर्स भी होती हैं। आप शायद उस एमसीक्यूज की बात कर रही हैं। चलो ठीक है बच्चों, आई हैव बीन टाइड अलॉट। मिलते हैं इंशाल्लाह फिर, टेक केयर, बाय।